हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सबों का सीडीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीडीपी क्लासेस के 18वें अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, जो है हमारा बच्चा एक समस्या समाधाक तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। एक बच्चे को हम लोग किस रूप में देखते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन बच्चा जो है वो मुख्य रूप से एक समस्या समाधाक और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में होता है। उसके अंदर इतनी जिज्ञासाएं भरी होती हैं, वह चीज़ों को इतना जानना चाहता है कि वह प्रत्येक चीज़ के बारे में डिटेल्स जानना चाहता है और उसके सामने जो भी समस्या आती है वह उसका समाधान स्वयं करने की कोशिश करता है। और साथ ही साथ वह एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में भी कार्य करता है। प्रत्येक चीज़ों को सीखना, प्रत्येक चीज़ से अंतःक्रिया करना, सामाजिक वातावरण से, पर्यावरण से, आस पड़ोस से वो एकदम घुलना मिलना चाहता है, उसके बारे में हर कुछ जान लेना चाहता है। तो बच्चे को एक समस्या समाधाक तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा गया है। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि समस्या समाधान होता क्या है। तो समस्या का समाधान करना, यदि आपके रास्ते में कोई अवरोध आ रहा है और आप उस अवरोध को पार करना चाहते हो, तो वे कौन कौन से उपाय आप लोग करोगे, तो वही समस्या समाधान कहलाता है। वह प्रक्रिया जो उस समस्या को निपटाने में, उसका समाधान करने के लिए उपयोग किया जाता है, वही समस्या समाधान कहलाता है। स्टेनले ग्रे के शब्दों में देखें तो समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। क्या निहित होता है? तो तार्किक चिंतन निहित होता है। तार्किक चिंतन का मतलब क्या हुआ? तार्किक चिंतन का मतलब हुआ कि वैसा चिंतन जिसमें तर्क शामिल हो। बेतर्क का, बेमतलब का चिंतन नहीं, तर्क के साथ जो चिंतन शामिल हो, तो वही समस्या समाधान का प्रतिमान होता है, प्रतिरूप होता है। अब देखिए कि समस्या समाधान के अनेक स्तर होते हैं और यह सरल से कठिन की ओर बढ़ता है। सपोज दैट आप एक गेम खेलते हो, मोबाइल पर स्नेक वाला गेम खेलते हो, तो आप शुरू में देखते हो कि उसका लेवल जो है काफ़ी इजी रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो लेवल हार्ड होता है, टफ होता है, डिफ़िकल्ट होते जाता है। तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरह की डिफ़िकल्टीज होती है। तो समस्या समाधान के अनेक स्तर होते हैं, सरल से या कठिन की ओर बढ़ता है। और निर्देशित चिंतन, जो अभी हम लोगों ने तार्किक चिंतन देखा, निर्देशित चिंतन के 3 तत्व हैं। निर्देशित चिंतन का मतलब क्या हुआ कि वैसा जो चिंतन हो जो किसी के द्वारा निर्देशित हो। अब जैसे बच्चों को हम लोग अपना निर्देश दे करके चिंतन करने के लिए कहेंगे तो वो निर्देशित चिंतन कहलाएगा। और इस चिंतन के 3 तत्व हैं, समस्या, लक्ष्य और लक्ष्य की दिशा में एक कदम। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक टॉपिक देंगे, उसके ऊपर कुछ समस्याओं को रखेंगे और बच्चों को उसके ऊपर चिंतन करने के लिए देंगे। तो चिंतन के जो 3 तत्व होंगे जिसके ऊपर वह चिंतन करेगा, सबसे पहले तो समस्या। जब तक उसके सामने समस्या हम नहीं देंगे तब तक वह उसके दिमाग में चिंतन क्यों उत्पन्न होगा, क्यों वो सोचेगा। तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है समस्या। दूसरा ज़रूरी चीज़ है लक्ष्य, एक डेस्टिनेशन, एक एम तय कर देना कि यहाँ तक तुमको पहुँचना है, ये चीज़ तुमको कर लेना है। और इसके बाद लक्ष्य की दिशा में एक कदम, 1 स्टेप। आपको एक कदम खुद उठा देना है और उसके बाद बच्चों को कहना है, या आप इस प्रकार से कर सकते हो कि कोई गतिविधि है, उस गतिविधि को आप एक बार करके दिखा सकते हो और फिर बच्चों को फिर से उन गतिविधियों को करने के लिए कहोगे। तो वह क्या होगा कि लक्ष्य की दिशा में एक कदम आपने खुद उठा दिया और उसके पीछे पीछे बच्चे भी फॉलो करेंगे, वो अपने तरीके से वहाँ चलना शुरू करेंगे। अब देखेंगे कि समस्या समाधान की कौन कौन सी प्रमुख विधियाँ हैं। तो सबसे पहली विधि है कलन विधि, जिसको एल्गोरिदम मेथड कहते हैं। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिदम कुछ नियमों का, कुछ प्रतिरूपों का एक, समझ लीजिए कि समुच्चय होता है और इन समुच्चयों के आधार पर जिस समस्या का समाधान किया जाता है तो उसको कलन विधि के द्वारा समस्या का समाधान करना कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एल्गोरिदम विधि से दीर्घ विभाजन, महत्तम ज्ञात करना, है ना। क्लास 10 में एल्गोरिदम मेथड से महत्तम ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो वहाँ क्या होता है, कलन विधि का प्रयोग किया जाता है और उसमें कुछ प्रक्रियाओं का एक समुच्चय होता है जिसका प्रयोग जो है समस्या समाधान की संक्रियाओं को करने में किया जाता है। तो वहाँ का जो फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, और जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक उसी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे कलन हो रहा है। और दूसरी जो प्रमुख विधि है वो है मध्यमान अंत विश्लेषण। मध्यमान अंत विश्लेषण का मतलब हुआ, मध्यमान का मतलब क्या होता है? बीच का मान, बीच का वैल्यू, यानी कि वो औसत में होता है। ठीक है, मध्यमान का मतलब औसत, औसत वैल्यू, इसको एवरेज वैल्यू कहते हैं।
और अंत का मतलब लास्ट, और विश्लेषण का मतलब क्या होता है? विश्लेषण का मतलब होता है खंड खंड करके, तोड़ करके समझना, वह चीज़ों को जानना। इसमें विशेष प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में एक विशिष्ट प्रक्रिया का चरणबद्ध प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं मध्यमान अंत विश्लेषण। और तीसरी विधि आती है ह्यूरिस्टिक या अन्वेषणात्मक विधि। ह्यूरिस्टिक या अन्वेषणात्मक विधि, तो ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है? तो ह्यूरिस्टिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है मैं खोज करता हूँ। क्या अर्थ होता है? कि मैं खोज करता हूँ। और आप लोगों को आर्किमिडीज याद होंगे। आर्किमिडीज वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया, और आर्किमिडीज ने ही यूरेका शब्द का प्रयोग किया था। तो उन्होंने ह्यूरिस्टिक विधि का जो है, उनके द्वारा ही ह्यूरिस्टिक विधि की प्रेरणा हुई, और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो आर्मस्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। तो इसमें होता क्या है? तो इसमें व्यक्ति जो है समस्या समाधान के लिए किसी संभव नियम या विचार का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसे अभिसूचक नियम भी कहा जाता है, रूल ऑफ थंब भी इसे कहा जाता है। तो ये थे 3 प्रमुख विधियां समस्या समाधान की। बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आगे के टॉपिक को। अगला टॉपिक हमारा है बच्चा एक समस्या समाधान के रूप में। तो बच्चा जो होता है वो एक समस्या समाधान के रूप में होता भी है, और उसे प्रेरित करके बनाया भी जा सकता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें मोटिवेशन कम होता है और वे अधिगम की ओर कम प्रेरित होते हैं, तो उन्हें अभी प्रेरणा दे करके इस ओर मोटिवेट किया जाता है। उनके सामने कुछ ऐसी गतिविधियां रखी जाती हैं, कुछ ऐसी समस्याओं को रखा जाता है, और फिर उन समस्याओं को हल करने के तरीके बतला करके उन्हें उसके फिर से खुद से करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ छोटे मोटे गेम होते हैं। एक डमरू का खेल होता है जिसमें गोटियाँ रख करके खेली जाती हैं। आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने खेला होगा। हम लोग भी बचपन में बहुत सा खेला करते थे। तो ये डमरू का खेल जो है, इसके ऊपर गोटियां रख करके विपक्षी टीम के गोटियों को आउट किया जाता है। तो यह भी एक समस्या समाधान के रूप में काम कर सकता है। इस तरह के खेल जो हैं वो बच्चों में इस तरह की अभिप्रेरणा जगाते हैं, और वे समस्या का समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं। साथ ही साथ कर सकते हैं चेस का जो गेम होता है, तो चेस भी एक बहुत बेहतर गेम है बच्चों को एक समस्या समाधान के रूप में विकसित करने के सहायक के रूप में। अब आते हैं अगले टॉपिक की ओर कि बच्चा जो होता है वो एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में भी होता है, और साथ ही साथ उनमें वैज्ञानिक गुणों का विकास करने हेतु कुछ आवश्यक कदम हमें उठाना चाहिए। जैसे छोटी छोटी समस्याएं रख करके, मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे गेम का डेवलपमेंट करना चाहिए। बहुत सारे गेम ऐसे हैं हमारे बीच प्रचलित हैं जिनको बच्चों को सिखा करके उनका जो माइंड है वो डेवलप करना चाहिए। साथ ही साथ बहुत तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि पर्यावरण से अंतःक्रिया करना, बाग बगीचे में ले जाना, पौधों को दिखाना, पक्षियों को दिखाना, विभिन्न प्रकार के जंतुओं को दिखाना, उनके बारे में जिज्ञासा उत्पन्न करना। कुछ ऐसी घटनाएं जो क्यों होती हैं, सूरज क्यों उगता है, सूरज क्यों डूबता है, चांद क्यों पूरा दिखाई नहीं देता है, केवल पूर्णिमा को ही गोल क्यों होता है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनको बच्चों के सामने रख करके उनमें वैज्ञानिक गुणों का विकास किया जा सकता है। दूसरा है कि संभावित समाधानों का निर्माण करने हेतु प्रेरित करके जो समस्याएं हम रखेंगे और उसका समाधान भी यदि हमें मालूम है तो उस समस्या समाधान का कुछ हिंट देंगे उन्हें, है ना। कहता है कि संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके। संभावित समाधान क्या हो सकते हैं, उसका कैसे निर्माण आप करोगे, तो आपको उसको मोटिवेट करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है ताकि वे खुद से सीख सकें और वो खुद से समस्या को सॉल्व कर सकें। इसके बाद है कि बच्चों के द्वारा बताए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके बच्चे भी आपको कुछ ना कुछ सजेशन देंगे कि सर ये ऐसे होगा। सपोज दैट आप मान लो कि आप दोनों हाथ में सामान लिए हुए हो और आप किसी डोर के पास जाते हो, डोर लॉक है, यानी कि अंदर से चिटकनी नहीं लगी हुई है, केवल लॉक है, मतलब कि बंद है, सटा हुआ है और उसे खोलना है, तो पैर के सहारे से खोलेंगे। तो क्या कुछ ऐसा टेक्निक हो सकता है कि उसे दबाया जाए और वो गेट खुल जाए, ओपन हो जाए। तो यह एक ऐसी समस्या है जिसे बच्चे जो है सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और कुछ ऐसा टेक्निक डेवलप करने के लिए सोचेंगे, और हो सकता है कि कुछ ऐसा टेक्निक वे डेवलप कर भी लें और आपको आकर के बताएं कि सर ऐसा टेक्निक हम अगर दरवाजे के आगे लगा दें और आज जैसे ही उसके ऊपर पैर रखेंगे तो दरवाज़ा अपने आप पीछे हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो समाधान उनके द्वारा होंगे उनका हमें परीक्षण करना है,
ठीक है, उनके ऊपर भरोसा जताने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चे आपको किसी भी समस्या के प्रति आकृष्ट कराते हैं और उसका समाधान आपको बताते हैं, तो आपका यह दायित्व बनता है कि बच्चों को प्रेरित करने के लिए, उन्हें उत्साहवर्धन करने के लिए, हो सकता है कि उनके बताए हुए समाधान असफल हो जाएं, गलत हो जाएं, लेकिन उन्हें हतोत्साहित नहीं करना है, उन्हें हमेशा प्रोत्साहन देना है। आप लोगों ने देखा होगा 3 इडियट्स में एक लड़का जो है वह ड्रोन बनाता है, लेकिन वह बार बार असफल हो जाता है और उसकी असफलता पर उसके जो प्रिंसिपल हैं उसे काफ़ी डांट लगाते हैं और वो डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेता है। तो बच्चों को हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करना है, हमेशा उनका उत्साहवर्धन करना है। अब है कि समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधियां क्या होती हैं। तो समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधियों के कुछ चरण होते हैं, इन चरण को हमें समझना है। सबसे पहला चरण है समस्या को समझना। सबसे पहला चरण समस्या को समझना कि समस्या है क्या, प्रॉब्लम है क्या। जब आप प्रॉब्लम को समझोगे तभी तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के उपाय किए जाएंगे। जैसे सपोज दैट कि आप बीमार पड़ते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर क्या करते हैं कि डॉक्टर पहले आपकी समस्या को समझते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपके शरीर में क्या डिसइंफेक्शन है ना। तो उसको पहले समझा जाता है, पहले समस्या को समझना, ये सबसे पहला चरण है। दूसरा है जानकारी इकट्ठा करना, उस चीज़ के बारे में, उस समस्या के बारे में जानकारी इकट्ठा करना कि ये कैसे हुआ है ना, इस समस्या के पीछे के कारण क्या क्या रहे हैं। इसके बाद है संभावित समाधानों का मूल्यांकन। जो संभावित समाधान होंगे उनका मूल्यांकन, अर्थात उसको लगाना वहाँ पे और क्या वो सक्सेस होता है या फिर फेल करता है, इस चीज़ को देखना। चौथा है संभावित समाधानों का निर्माण। जो संभावित समाधान आ रहे हैं उसका निर्माण कैसे होगा, है ना। जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग पर, आप वाटर प्रिजर्वेशन पर, जल संरक्षण के ऊपर आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए बच्चों को देते हो और कहते हो कि कैसे हम जल को संरक्षित कर सकते हैं, वर्षा जल को, तो इसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बना करके लाइए। तो बच्चे जो है प्रोजेक्ट बना करके लाते हैं, वे संभावित समाधान दिखाते हैं। तो संभावित समाधानों का निर्माण होना चाहिए। वे किस प्रकार से प्रोजेक्ट को बनाएंगे उसकी सामग्री उन्हें दी जानी चाहिए। इसके बाद है पांचवा समाधान का प्रयोग। उस समाधान का प्रयोग करके देखना चाहिए, उस मॉडल को प्रयोग करके देखना चाहिए कि वास्तव में काम करता है या नहीं। उसी से न पता चलेगा कि कहाँ फॉल्ट है, कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ गलती है, कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। छठा है संभावित समाधानों का परीक्षण। जो भी संभावित समाधान बच्चों के द्वारा बताए जाएंगे उन सबका परीक्षण, टेस्टिंग करके देखना कि ये सक्सेस होते हैं या फिर फेल होते हैं, है ना। जैसे कि चंद्रयान का भी परीक्षण चला, कई बार परीक्षण होने के बाद उसे भेजा गया लेकिन फिर भी वो फेल हो गया, है ना। लेकिन सब कुछ करके पहले टेस्टिंग करके देखा जाता है। अब आगे सक्सेस होना या ना होना वो किस्मत के भी हाथ हो सकता है, सातवां है निष्कर्षों का निर्णय। जो भी निष्कर्ष निकलते हैं असफलता के या सफलता के, उसका निर्णय करना कि इसके कारण से यह समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा आज के चैप्टर में कि बच्चा जो होता है वो एक समस्या समाधान के रूप में होता है और साथ ही साथ एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में होता है, और हमें उसे हर हाल में मोटिवेट करना है, अभिप्रेरित करना है, उसे इस ओर हमेशा उत्साहित करना है ताकि वह इस ओर अग्रसर हो और कुछ ना कुछ नया डेवलप करने की कोशिश करे, नवाचार करने की कोशिश करे, नया अन्वेषण करने की कोशिश करे। चलिए फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।